मुझे ये बताइए कि एक बार फिर से मुस्लिमों को डराने की कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तुम्हें एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा फिर से क्यों? और दूसरी साफ बात, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड में अंदर खाने क्या कुछ हुआ, कितने विवादित केसेस हैं, किस तरीके से वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों ने अपने अधिकारों का मिसयूज किया, ये सब तो आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर संशोधन करने की जरूरत सरकार को लगती है जो पहले भी हुए हैं, तो इसमें मुसलमानों को डरने की क्या जरूरत है? नहीं, मुसलमान तो कहीं डर ही नहीं रहा। सवाल यहाँ जो है वो मैं कहता हूं कि भारत में इससे बेहतर और क्या होगा कि जेपीसी के हवाले कर दिया। अब इससे ज़्यादा सरकार, कैसी पारदर्शी सरकार आपको चाहिए, कौन सा बिल चाहिए? जेपीसी में तो सभी दल के लोग रहेंगे। तो संयुक्त संसदीय समिति स्वयं तय कर लेगी। उसमें हमको लगता है कि जो लोग अभी सड़क पर इधर उधर की बात कर रहे हैं वो तो मौजूद होंगे। वक्फ बोर्ड 75 वर्षों में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि मुसलमान दलितों से बदतर है, आप दिखा रहे हैं कि सेना और रेलवे के बाद आपके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, तो क्यों हमारे हाथ में कटोरा है? ये सवाल हम मोदी जी से क्यों पूछेंगे? जो इससे पहले की सरकारें या फिर मुसलमानों के रहनुमा, हम उनसे पूछते हैं कि हमारे हाथ में कटोरा क्यों है? सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप मोदी जी से सवाल करते रहिए। ये मसला, ये लोग सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स, ये गलत वो गलत, सड़क पे उतर जाऊंगा। अरे भाई, आपके पास कोई ड्राफ्ट है तो पेश कीजिए ना कि आप कैसा चाहते हैं, या यही लूट खसोट चाहते हैं तो बोल दीजिए कि लूट खसोट होने दीजिए। नहीं बोलिए, आपके लिए मैंने टाइम लिमिट नहीं रखा। नहीं, ये अब तक वक्फ बोर्ड के सारे कारनामे जो मुल्क के सामने हैं, जितनी जमीनें वीआईपी जमीनें हैं, या तो वक्फ बोर्ड से जुड़े मुस्लिम लीडरों ने या मुस्लिम संगठन के रहनुमाओं ने या उस दल के नॉन मुस्लिम लीडरों ने उस पर कब्जा कर रखा है। समय समय पर कांग्रेस की, सपा की और संयुक्त मोर्चा की, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की या जेडीयू की, हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, जिनकी भी सरकारें रही, उनके विधायक चेयरमैन होते हैं। और उनके विधायक जब चेयरमैन होते हैं तो चेयरमैन जो लूटता है तो अकेला नहीं लूटता, वो उस दल के कई दिग्गज नेता उससे मिल जाते हैं और मिलकर सब लूट रहे हैं संपत्ति। आज हालत यह है, लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं कि दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड, जरा बोर्ड पर फिर से एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर, वो स्पेलिंग तक गलत लिखा हुआ है, ये बोर्ड पेंट नहीं करा सके। WAKF लिख दिया इन्होंने, जबकि क्यू से होगा। दिल्ली वाले बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये WAKF बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग है। जिनको इतनी फुर्सत नहीं कि बोर्ड बना ले, 8 महीने इमाम को तनख्वाह नहीं मिली, यहाँ इमाम धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। क्यों भैया, आपका कलेक्शन कहां रुक गया? ये जो करोड़ों का कलेक्शन है, किराए आ रहे हैं, तमाम जगहों से सब चीज आ रहे हैं, ये हो क्या रहा? ठीक है, ठीक है। आदिल साहब जल्दी से अपना काउंटर रख लीजिए, फिर हर्ष जी आपके पास आऊंगी, और साथ ही हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी भी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आदिल साहब अपना काउंटर रखेंगे क्विकली। जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए, जदयू इस बिल का समर्थन किया। बिहार में हिंदू इंडोमेंट बोर्ड है, हिंदू न्यास बोर्ड और वक्फ बोर्ड है। अब नीतीश कुमार जी का आप पक्षपात देखिए कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। नहीं, पक्षपात आपके सामने जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं साहब, आदिल साहब, आपके सामने जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते ना। नहीं, मैं तो उनका जिक्र कर रही हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा रहनुमा, आदिल साहब, जब सबसे बड़े रहनुमा आप मुसलमानों के बनते हैं, मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं कहती हूं कि आप बताते हैं कि आपको सबसे ज्यादा चिंता है मुसलमानों की, समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं हमें ज्यादा चिंता है, फिर कांग्रेस आ जाती है चलती हुई, कहती है नहीं हमने हमेशा ध्यान रखा है, हमें सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन खुद हाफिज गुलाम सरवर यहां पर कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं इससे, तो प्रोपेगेंडा क्यों सर? नीमा जी बोलने दीजिएगा। मेरा कहना है एंटीलिया जो बना है मुकेश अंबानी का घर, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी में है, और जितने लाखों करोड़ों की जायदाद वक्फ की इंक्रोचमेंट है। मोदी सरकार भाई चेयरमैन के मिली भगत से हुआ है, यही तो मैं कह रहा हूं। असेंबली में उठाया है, मौलाना ने सही बात कही, इंक्रोचमेंट मेरा हटा दीजिए, हम लोग किसी का पैसा नहीं चाहेंगे। वक्फ बोर्ड खुद सफिशिएंट रहता है, अगर कोई गलत किया जेल भेजिए ना भाई। 10 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा है मोदी सरकार? सरकार आपकी, CBI आपकी, ED आपकी, इनकम टैक्स आपका,
हर कुछ आपका ये जो आप सवाल को थोड़ा सा पलटिए। ट्रिब्यूनल आपका, चेयरमैन आपका, मेंबर आपका सारे मुसलमान हैं। ये कौन से बेईमान मुसलमान थे कि हर सरकार को हमेशा अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई और सवाल वही के वही खड़े रह गए। और सबसे बड़ी बात गुलाम सरवर साहब, सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी नहीं पूरी, सबसे बड़ी बात अस्पताल नहीं पूरे भारत में वक्फ बोर्ड का, बताइए वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ी बात यह कि इस्लाम में हराम है ये सब कुछ, बिल्कुल हराम है। सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ इस्लाम में हराम है और उसके बावजूद हो रहा है, तो कैसे आपकी निगहबानी में सब कुछ हो रहा है, तब आपकी आंखें नहीं खुली? मैम जेल भेजिए। सारे चेयरमैन नहीं, आप क्या करेंगे? जांच होनी चाहिए। आप क्या करेंगे? सिर्फ बोलते रहेंगे? हमने तो असेंबली में भी उठाया, हम तो सरकार में नहीं है ना मैडम। अच्छा, हम तो सरकार में नहीं। ठीक है, तो जो सरकार में है मैं उससे पूछ लेती हूँ, जो सरकार में है फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए, प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो आप मिस कर चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से या AIMIM की तरफ से रखा गया, लेकिन आपको पता है कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। मुझे ये समझाइए कि ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों की तो आदत हो गई है मुसलमानों को परेशान करने की, आप चाहते हैं कि मुसलमान डर कर रहे और उनके अधिकारों पर, उनकी स्वायत्ता पर, उनकी संस्थाओं पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, आपके कंट्रोल में रहे ये सब कुछ, यही आपकी मंशा है। देखिए, इस पे वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी, और उसमें हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी थे और 6 मेंबर थे और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। और उस सुझाव में उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उससे अभी जो आमदनी होती है वो 163 करोड़ होती है, और अगर इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो 12,000 करोड़ से ज्यादा इसकी आमदनी हो सकती है। तो जो सच्चर कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उसी सुझाव के अनुसार इसमें संशोधन किए गए हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को जगह दी जाए और इसमें कहा गया कि बोर्ड में महिला और बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कमेटी हमने नहीं बनाई थी, वो तो कांग्रेस के समय में ही बनी थी। तो कांग्रेस के समय में सच्चर कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर इसमें कुछ सुधार हो रहे हैं, कुछ संशोधन हो रहे हैं जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के भले के लिए हो रहे हैं, तो उसमें इसका जवाब मैं चंद्रमोहन जी से लूंगी। को भी अपने सुझाव देने चाहिए और सुझाव अपने रखने चाहिए, सकारात्मक सुझाव रखने चाहिए, जिससे जो कमजोरियां हैं कमेटी की जो सिफारिश है उसको लागू किया जाए। इसीलिए जेपीसी की बात हो रही है ना, जेपीसी में सबका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। लेकिन आपने जो कहा उसका जवाब चंद्रमोहन जी से लेने से पहले हर्षदाया आपके पास आते हुए, क्योंकि जो अचल संपत्ति है, मैं ऑन रिकॉर्ड संपत्ति की वक्फ की बात करती हूँ सर, जो कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की है, इनकी इनकम जो जनरेट होती है वो 200 करोड़ से कम की होती है। अब मुझे करेक्ट करिएगा अगर हाफिज गुलाम सरवर मैं गलत हूं किसी भी तरीके से, तो 200 करोड़ से कम की इनकी इनकम है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा की इनकी जमीन है। कैसे हो सकता है? पैसा कहां जाता है? 9 लाख एकड़ की जमीन से आपको सिर्फ 200 करोड़ की कमाई होती है। दूसरा, जो इनकी अचल संपत्ति है उसमें आंतरिक तौर पर जो मुकदमेबाजी चल रही है वो 5,371 मामलों पर चल रही है, जो बाहरी मुकदमेबाजी है वो 7,831 मामलों पर चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो घपला हो रहा है ना, और अगर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है तो फिर इसमें समस्या कैसी? फिर ये एक धर्म पर हमला कैसे? क्या ये किसी तरीके का इंक्रोचमेंट सरकार का आपको नजर आता है इस संस्था की स्वायत्ता पर? पूर्णिमा जी, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। मैं सर छोटू राम का फॉलोवर हूं, जो हिंदुओं के क्या कहते हैं दीन बंधु थे और मुसलमानों के रहबरे आजम थे। उन्होंने ये कहा था कि इस देश का हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। मैं भी उसी तरीके से सारे मुद्दों को देखता हूं। जो भी मुसलमान, चाहे हिंदुस्तान का हुआ, चाहे पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, कोई वो बाहर से आया हुआ नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं, हमारा ही डीएनए सबका एक है। तो पहले तो इसको हिंदू मुसलमान का मामला बनाना ही नहीं चाहिए। इसको क्या किसी भी मामले को, ये सब हमारे भाई हैं जिनकी पूजा पद्धति बदली है। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि जो हमारे मुसलमान भाई है बस उनकी पूजा पद्धति बदली है, बट डीएनए तो हमारा ही है। वो सब आज
मैं हिंदू हूं, हो सकता है मुसलमान हो सकते थे, हो सकता है सिख हो सकते थे, हो सकता है ईसाई हो सकते थे। हम सबको एक दूसरे को हिंदुस्तानी के तौर पे देखना होगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तौर पे देखना होगा। और दूसरी बात रही, देखिए कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो गया, चाहे मुस्लिम धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, चाहे क्रिश्चियनिटी हो गई, कोई भी स्टेट से बड़ा नहीं हो सकता। स्टेट की निगरानी हर किसी के किसी भी एंडाउमेंट बोर्ड पे जरूरी है। कोई भी प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है जिनको बिना ओवरलुक किसी भी संस्था को एंडाउ कर दिया जाए। और आप ये देखिए, जैसा आपने कहा, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है वो देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है। रेलवेज के बाद, आर्मी के बाद 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग इनके पास है। फिर भी हमारे देश के मुसलमान की हालत इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? जो सरवर साहब ने भी कहा कि देखिए, जब हम इतने बड़े लैंड ओनर हैं वक्फ बोर्ड में, तो देश का मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? और बिल्कुल ओवरलुकिंग की जरूरत है कि क्या कोई संपत्ति सही तरीके से उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या जो संपत्ति उनके पास आई है वो सही तरीके से एंडाउ की गई या नहीं की गई। तो बिल्कुल स्टेट का ओवरलुकिंग बहुत जरूरी है। स्टेट का हर धर्म से बड़ा हमारा देश नहीं, है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पहली बार थोड़ी इसमें संशोधन हो रहा है, इसमें संशोधन पहले भी हो चुके हैं। संशोधन मोदी जी ने क्यों किया? मसला यही मतलब अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूं, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूं, मोहम्मद आजम साहब, आपको बिल से समस्या नहीं है, बिल लाने वाले से समस्या है कि ये बिल कैसे लेकर आ गए। असली समस्या तो इस बात की है